पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। तो क्या आपका कभी मन करता है कि पॉलिटिक्स में चला जाए, या फिर अगर दो चीज़ें अपने पास सुरक्षित रख लिए ना, जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे। दो चीज़ें कौन सी? पहला है, कोई जीवन का ऐसा दो पहलू बता सकते हैं, या फिर जीवन की ऐसी दो घटनाएं जहाँ पे आपको लगा हो कि मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका हूँ? दो घटनाएं केवल। तो अगर हमसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में अंतर क्या है, तो तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमंग और नया चेहरा दिख रहा होगा आज आप लोग को इस चैनल पे। डेली आशीष सर दिखते थे, चेहरा नया है पर सोच अभी भी वही पुरानी। आप लोग को मोटिवेट करते रहना, आप लोग को उत्साहित करते रहना और आप लोग को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ते रहना। ऐसा नहीं है कि आशीष सर आज नहीं आएंगे, आज आएंगे, बट उनका किरदार दूसरा होगा। डेली वो सबका इंटरव्यू लेते थे, लेकिन आज प्लान कुछ ऐसा बना कि उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाए। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल सफ़र सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज जैसा कि उमंग ने आपको बताया कि उमंग की बहुत दिन से इच्छा भी थी कि आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, आज आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो हमने कहा बहुत बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपके अंदर भी ऐसी जिज्ञासा और ऐसी उमंग के अंदर उमंग पैदा हुई कि कम से कम हमारे बारे में भी जानने की इच्छा इनके अंदर है। ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो आपके अंदर क्वेश्चन है हमें लेकर के उसका आंसर दिया जाए। आगे देखते हैं, सुना है सवाल बहुत बड़े बड़े लेके आए हैं, लेकिन देखते हैं सवाल कितने बड़े हैं, आंसर कितने बड़े हैं। सब बात ये है कि सर सबको मोटिवेट करते हैं, तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि सर को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, सर का एजुकेशन क्या रहा है, उनके अभी भी क्या उनका कुछ एम है या नहीं है। एक मुकाम पर वो पहुंच चुके हैं, बट अभी भी उनका कुछ एम है या नहीं, तो सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे और चर्चाएं करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका एजुकेशन क्या है, क्या रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी क्या है? एजुकेशन मेरा भी, जैसा आप लोगों ने सुना होगा, आवाज़ की जो मेंटालिटी लोगों की है कि प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की मानसिकता चेंज हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, मैं नर्सरी से लेकर के, तब नर्सरी केजी नहीं चलता था, क्लास 1 से क्लास स्टार्ट होती थी प्राइमरी में, और मैं वहाँ से लेकर 8th तक प्राथमिक विद्यालय विशेषरगंज बहराइच में पढ़ता है, वहाँ से पढ़ा हूँ। और वहीं से जूनियर हाई स्कूल में हमने 8th तक शिक्षा प्राप्त किया है। उसके बाद हम मोक्ष द्वार इंटर कॉलेज कुरसाहा बहराइच पढ़ता है, वहाँ से हमने अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त किया है। और इंटर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए हम कौशलेंद्र विक्रम इंटर कॉलेज, जिसको केवी इंटर कॉलेज के नाम से जानते हैं, पयागपुर में है, बहराइच में, वहाँ से हमने पढ़ाई किया है। उसके बाद सीधे, चूँकि बचपन से एक हमारे अंदर भी उमंग, आपको बताऊं कि बहुत बड़ी उमंग थी कि मैं एक नाम सुनता था कि एलबीएस में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और एलबीएस का नाम उस समय, मतलब जितने पढ़ने वाले छात्र थे उनके बीच इतनी तेज़ी से लहर थी कि जो भी बच्चा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पास होता था इंटरमीडिएट, वो प्रयास करता था कि हमारा एडमिशन किसी भी कंडीशन पे एलबीएस में हो जाए। हालांकि बहुत कंडीशन उस समय क्रिटिकल थी एडमिशन को लेकर के। मेरा इंटरमीडिएट में 64.80% नंबर होने के बावजूद 3rd लिस्ट में मेरा एडमिशन यहाँ हुआ था। और उसके बाद मेरी इच्छा जो थी कि एलबीएस में पढ़ने के लिए, एलबीएस में आए। तो एलबीएस में पढ़ना भी चाहिए, हम जरूर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहेंगे। आज के डेट में भी, अब तो वहाँ के प्रिंसिपल भी, वहाँ के जो प्रोफेसर लोग हैं हमारे बहुत क्लोज हैं। लेकिन एलबीएस में वास्तव में अगर कहा जाए तो बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दोनों प्रदान की जाती है, जिसकी एक विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि मानव जीवन में शिक्षा और दीक्षा दोनों की ज़रूरत होती है। तो उसमें एलबीएस में कहा जाए तो शिक्षा के साथ साथ दीक्षा, हर एक प्रोफेसर, हाँ, वहाँ प्रिंसिपल से लेकर सब लोग पूरा कोऑपरेट करते हैं और बच्चों को एक अच्छे से एक इंसान बना के भेजते हैं। हमने बीए वहीं से किया, एमए वहीं से किया, डबल एमए वहीं से किया। और पढ़ते पढ़ते फिर उसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ हम पहुंच गए एक स्कूल के, पहले अध्यापक बने, तक प्रधानाचार्य बन गए वहाँ के। और होते करते कि 2-3 विद्यालयों की जिम्मेदारी अपने पास आई। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई के टच में हम थे। एक बार तो लोग कहते नहीं, पंडित जी मिले थे तो हमने उनको अपना हाथ दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि चाहे जैसे होगी कि आपके जीवन में पढ़ाई बहुत लिखा है, खूब पढ़ोगे। तो आशीर्वाद भी उन्होंने ऐसा दिया, लोग कहते हैं कि खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम खूब पढ़ोगे। तो वो खैर आज भी पढ़ रहा हूँ। उस समय हम अपनी एकेडमिक पढ़ाई पढ़ रहे थे, आज हम गीता, महाभारत, रामचरितमानस जैसे किताब को पढ़ रहा हूँ। और पढ़ते पढ़ते उसके साथ साथ हमारी जो डिग्री हुई है, जो अभी आपने क्वेश्चन किया है, मैं डबल एमए हूँ। भूगोल से भी हमने एमए किया है एलबीएस से, एजुकेशन से भी हमने एमए किया है, बीएड किया है, टेट क्वालिफाई हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ, प्राइमरी जूनियर दोनों।
और होते करते हमने भी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई किया, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है कि हम भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। अप्लाई हमने भी किया है, प्रयास किया, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं एकेडमिक कम होने की वजह से, चूँकि हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय केवल पास होना बहुत बड़ी बात थी, एकेडमी पे कोई भी जोर नहीं देता था। जिस समय हम लोग हाई स्कूल पास हुए हैं, और उसके पहले क्या होता था कि केवल 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न लोग पास होते थे तो बहुत खुशी होती थी लोगों में, उससे कोई परसेंटेज पे ध्यान नहीं देता था, केवल पास होने पर ध्यान देता था। अब तो जहाँ तक देखा जाए तो लोग परसेंटेज पे ध्यान देने लगे हैं, जो परसेंटेज का युग आ गया है। तो उसके बाद में फिर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में चलाता था। फिर ये था कि ऐसा नहीं है, बचपन से एक सोच जरूर थी कि कुछ जीवन में किया जाएगा और कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे परिवार के साथ साथ समाज का भी उत्थान हो। जीवन में आदमी 2 चीज़ बना के उद्देश्य चलता है, एक वो व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने परिवार का उत्थान चाहते हैं, और एक वो व्यक्ति होते हैं कि परिवार के उत्थान के साथ साथ समाज का उत्थान चाहते हैं। देखिए, आप लोग को भी यहाँ से एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, जो आजकल की मानसिकता बन गई है कि सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ के कुछ नहीं कर सकता है। तो आज हमारे सामने हाँ, ये बात सही है। हालांकि हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आज के डेट में सरकारी विद्यालय से पढ़ करके आपके समक्ष बोलने का साहस हमारे अंदर है। जो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, हम किसी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमने खुद देखा है कि अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री लेने के बावजूद एक एप्लीकेशन शुद्ध बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं। BSc क्वालिफाई कर, जो डिग्री रखे वाले क्वालिफाई, उनके पास डिग्री है, शुद्ध बोल नहीं पा रहे हैं। उनको चाक लेकर, मार्कर लेकर ब्लैक बोर्ड पे खड़ा कर दिया जाए तो जो उनको नॉलेज है उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ ये मानसिकता स्कूल नहीं देता है। आप कहीं से पढ़े हो, या आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, आप पढ़ते किस प्रकार से हो। नॉलेज लेना एक अलग बात है, और नॉलेज को इस प्रकार से अपने जीवन में उतारना कि हम कहीं भी खड़े हों, कहीं किसी भी प्लेस पे खड़े हों तो अपना हम प्रेजेंटेशन कर पाएँ। हमने सरकारी स्कूल से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है, और आज 10-20 लोगों को रोजगार तो कम से कम दे ही रखे हैं। हाँ, कम से कम यहाँ से परस्पर में देखा जाए तो कम से कम अगर देखा जाए 5 विद्यालय में ओवरऑल यहाँ से लेकर परस्पर तो देखा जाए तो 136 आदमी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ तमाम बच्चे हमारे पढ़ाए हुए आज कहीं ना कोई एयरफोर्स में है, कोई पुलिस विभाग में है, कोई शिक्षा विभाग में है, बच्चे हैं, मिलते हैं, सम्मान होता है, उनको देख के मन बहुत प्रसन्न होता है। हमने कुछ नहीं किया है, ईश्वर ने जिस काम को करने के लिए हमें इस तरह पे अवतरित किया था, भेजा था, उस काम को करने के लिए हम अभी एक कदम बढ़ा पाए हैं। अभी ईश्वर जहाँ तक मुझे ले जाएगा, प्रयास मेरा यही रहेगा कि हम इस समाज को कुछ दे के जाएं। देखिए सर, कितना पोलाइट है, इतना सब करने के बाद भी बोल रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। हाँ, वास्तव में आदमी कुछ नहीं करता, ये तो डेफिनेट है उमंग। आज मैं आपको बता दूं, एक भी आवाज़ अगर आज आप सुन रहे हैं हमारी, या हम जो भी कह रहे हैं अपना सर भी हिला रहे हैं, तो ये आप नहीं हिला रहे हैं, ये ऊपर वाला हिलवा रहा है। वो चाहेगा तभी आप सर अपना हिला सकते हैं, अगर नहीं चाहेगा तो आज के दिन में देख रहे हैं कि अच्छे लोग अभी डांस करते हुए अगला स्टेप उठाते पहले ऑन स्पॉट एक्सपायर हो चुके हैं। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रहे, क्योंकि जो हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं उससे एक चीज़ सीख जरूर मिलती है कि हमेशा पॉजिटिव बने रहिए जीवन में, और एक काम जरूर ऐसा कीजिए जिससे जीवन आपका सार्थक हो जाए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि मुझे भी इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ, बिल्कुल, तो कौन सा सेक्टर था जहाँ आप जाना चाहते थे, और किन कारणों की वजह से नहीं जा पाए, या फिर नहीं जा पाए तो आपको उस चीज़ का कितना अभी भी दुख है? या नहीं, बात तो सही है, दुख तो नहीं है। दुख तब होता है जब हमें किसी चीज़ की अपेक्षा होती है, चाहत होती है, और हम वो काम नहीं कर पाते हैं, तब दुख होता है। काम करने का भी हमने आपको बताया कि 2 रास्ते होते हैं, और किस रास्ते के माध्यम अगर वो काम आप कर ले गए तो आपको आत्मसंतुष्टि मिल जाती है। मैं शुरू से, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी जो दादी थी, मेरे दादी का ही नाम रखा हुआ आशीष है मेरा, और मेरी दादी तो कहते तुम बहुत लंबे हो चुके हो, तुम पुलिस में जाना। लेकिन हम शुरू से हमें कोई डिपार्टमेंट अच्छा ही नहीं लगता था, केवल मैं ये सोचता था कि ऐसा विभाग पहुँचूँ जहाँ से हम हर व्यक्ति की मदद कर सकूँ। हमने शिक्षा विभाग चुना। ईश्वर ने भी मुझे ऐसी मदद किया कि हमारे रिलेटिव थे पाठक जी, उन्होंने पूरे अपना पुत्र जैसा मुझे सम्मान दिया, और एक ऐसे स्टेज पे बैठाया जिससे हम बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी की सेवा कर सकूं। और शिक्षा विभाग में ही मेरा जाने का पूरा उद्देश्य था कि हम शिक्षा विभाग में जाएंगे, क्योंकि वहाँ से, चूँकि ज्ञान से बड़ा दान
इस संसार में कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान है, हम माना कन्यादान सबसे बड़ा दान है, लेकिन हमारे अनुसार जो हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, अनुभव लिया है, ज्ञान से बड़ा दान इस संसार में कुछ नहीं है। लाइन नोट कर लीजिएगा आप लोग, ज्ञान से बड़ा ध्यान कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा माध्यम है कि एक फर्श पे पड़े व्यक्ति को अर्श तक पहुंचा सकता है, उसको जीवन दे सकता है। और ज्ञान जिसको आप दे रहे हैं ना, उसका जीवन नहीं दे रहे हैं, उसके साथ साथ ना जाने कितने लोगों को आप अप्रत्यक्ष रूप से जीवन दे रहे हैं। वो ज्ञानवान बना, अपने परिवार को ज्ञानवान बनाया, अपने परिवार का सहारा बना, साथ साथ वो जिस भी पोस्ट पे जाएगा कहीं ना कहीं लोगों का सहारा बनता जाएगा। आप एक व्यक्ति को ज्ञानवान बनाएंगे, शिक्षित करेंगे, ना जाने कितने अशिक्षित अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षित हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो ज्ञान से बड़ा दान कुछ नहीं है। हम शिक्षा लाइन में जाना चाहते थे, उसी के अनुसार हमने डिग्री प्राप्त किया था, प्रयास किया। हालांकि कंपटीशन बढ़ता गया। पहले ये था कि बीएड कर लो नौकरी मिल जाएगी, हमने बीएड कर लिया। फिर उसके बाद आ गया कि टेड कर लो नौकरी मिल जाएगी, हमने टेड कर लिया। फिर पता लगा कि सुपर टेड को नौकरी मिल जाएगी धीरे धीरे से। उसके बाद 3-4 साल से वैकेंसीज नहीं आई। तो हालांकि मुझे मलाल तब होता जब हम कुछ कर ना पाते, लेकिन हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझे ज्ञान देना था, ज्ञान दान देना था। तो हुआ क्या कि हम आज गवर्नमेंट सेक्टर में ना जाकर प्राइवेट सेक्टर में ही अपना ज्ञान दान दे रहे हैं। और शायद आज के डेट में अगर देखा जाए तो करीब करीब 17 साल से, मैं बहुत छोटा था इंटर पास करके, तभी हमारे पिताश्री ने मुझे अब एक विद्यालय सौंप दिया था 17 साल की उम्र में। और तब से लेकर के आज मैं प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो करीब करीब कई हजार बच्चे इंटरमीडिएट की शिक्षा पास करके हमारे विद्यालय से, हमारे सामने से निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है। और इसलिए मलाल नहीं क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र में ही हूँ और लोगों को शिक्षित कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सर का जो मोटिव था वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना था, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ था, तो वो था शिक्षा प्रदान करना। तो उस चीज़ का सर को मलाल नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा पाए, और बल्कि इस चीज़ की खुशी है कि शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और हज़ारों बच्चों को आज तक शिक्षित कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ हम यहाँ और आपको ऐड करना चाहेंगे, चूँकि आज जो आपने क्वेश्चन किया उसके तमाम बच्चों का भला हो सकता है। एक बात उमंग जरूर नोट करना, गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में अंतर क्या है। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि लोगों की मानसिकता थोड़ा चेंज हो, हमारे नए नए बच्चों की मानसिकताएं चेंज हो, हमारे भाइयों की मानसिकताएं चेंज हो। गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर अंतर मुख्यतः हमारे हिसाब से जो है, अगर हमसे कोई आप पूछे कि गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बेहतर है या समाज के लिए बेहतर है कि प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस, तो मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर कीजिए में जाइए और बिजनेस कीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। अब इस पर क्वेश्चन ये उठेगा कि सर को नहीं मिला इसलिए सर ऐसा बता रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में अंतर क्या है, तो बहुत बड़ा अंतर है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि उठ जाएगा कि सर चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा पाए, उनको गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन का नहीं हुआ इसलिए, बस ऐसा नहीं है। ये प्रश्न तो मेरे मन में भी उठ रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दोनों का जो दोनों के बारे में एनालिसिस किए हैं, जो अध्ययन किया, जो हमने अपना कंक्लूजन निकाला, स्वयं ये हमारी विचार हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम ही सही हों। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो जिस दिन आपको नौकरी मिलती है, आपका अपॉइंटमेंट होता है, हमारे विचार से उसी दिन से आदमी कम से कम 90% व्यक्ति अपने आप को सीमित कर लेता है। क्योंकि उसको पता है कि अब अगले सुबह होगी, मुझे ड्यूटी पे जाना है, जो टाइम होगा, और दिन भर काम करना है, शाम को चले आना है, फिर बच्चों साथ में रहना है, एंजॉय करना है, काम खत्म। आई थिंक मेरे विचार से यही लोग 80% कर भी रहे हैं। लेकिन यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो क्या होता है कि एवरी नाइट, प्रत्येक रात आप सोने से पहले 1 घंटा आधे घंटे चिंतन करते हैं कि कल हम कौन सी नया काम करें जिससे 4 पैसे एक्स्ट्रा अर्निंग हो पाए। नई सुबह, नई किरण, नई सोच के साथ आप लेके आते हैं, कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में प्रतिदिन प्रति रात कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोचता रहता है। बिल्कुल, एक चीज, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपको नौकरी दिला दी जाए, चलो जैसे हम एजुकेशन
डिपार्टमेंट में की बात कर लें, आप अध्यापक बन गए, 50,000 रुपये आपसे सैलरी शुरू हो गई। ठीक। आप 30 साल की उम्र में नौकरी पाए, 60 साल तक आपने नौकरी किया, 30 साल, 60 साल की उम्र में, 62 साल की उम्र में आप रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद, उस समय रिटायर होने के दौरान आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है पर मंथ, और आपका बच्चा भी पैदा हुआ, पढ़ा लिखा बड़ा बन गया, वो भी शिक्षा विभाग में नौकरी पा जाए, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? वो भी 50,000 से स्टार्ट करेगा, ना कि 2 लाख से स्टार्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जहां आप छोड़ेंगे वहां उसको नहीं मिलेगा। वो किसी भी क्षेत्र में नौकरी पाएगा अगर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहां का जो स्टार्टिंग बेस होगा वहीं से नौकरी पाएगा। फिर से शून्य से स्टार्ट करेगा वो। शून्य से स्टार्ट करेगा। आप तो शून्य से शिखर तक पहुंचे गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन वो आपका लड़का फिर शून्य से स्टार्ट करेगा, शिखर तक का सफर तय करेगा। लेकिन यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और 1,50,000 से जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अब आप 30 साल 40 साल तक उस बिजनेस को बढ़ाते हैं, काम करते हैं, और पता लगा कि आप जब तक आप 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के आप हुए, तब तक बिजनेस आपका 1 करोड़ 2 करोड़ का हो गया, और उसके बाद आप 20-25 लोगों को आप काम दे चुके हैं। लेकिन जब आप जाएंगे तो क्या होगा? आप वहाँ जब पहुँचे, आप अपने बेटे को वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी देंगे, तो वो लड़का आपका क्या होगा? 2 करोड़ से स्टार्ट करेगा। आप 2 करोड़ की पूंजी और 20-25 जो भी आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो संपत्ति उसको आप देके जाएंगे, उससे वो एक कदम आगे बढ़ेगा। इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर करते हैं तो आप खुद को रोजगार देंगे। हाँ। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप बिजनेस करते हैं तो 10 और लोगों को रोजगार देंगे। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर, हाँ एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको भाई सिक्योरिटी मिल रही है, यहाँ सिक्योरिटी आपने बना के रखी है। जी, ये अंतर है। तीसरा अंतर क्या है? प्राइवेट सेक्टर में आप खुले आसमान के नीचे हैं, जितना चाहे उतना पैर फैला सकते हैं, जितना चाहे उतना आगे आप बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप लिमिट में हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप टीचर बनके किसी स्कूल में आप पोस्ट हैं और बीच में आपको किसी सेमिनार में जाना है, तो आपको तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। 10 बार आप सोचेंगे। अगर आपके जो मालिक हैं, अधिकारी, वो छुट्टी देंगे, तभी आप किसी सामाजिक किसी चीज़ में आप शामिल हो सकते हैं, अन्यथा आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। आप अच्छा चाह के भी नहीं कर पाएंगे। आप बंधे हैं, आप कर नहीं सकते हैं। देखिए, कहीं कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कहीं कुछ खामियाँ भी। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन आसमान में उड़ने के लिए इजाज़त नहीं होती है। और प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप खुद के मालिक हैं। और हाँ। बस ये है कि वहाँ कुछ सिक्योरिटी नहीं रहती, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, और वहाँ आप खुले आसमान में उड़ सकते हैं। तो सर का इस पे यही, हाँ, यही हमारा कहने का मतलब है कि अगर आप जाइए गवर्नमेंट सेक्टर में, बहुत अच्छी बात है, आपको सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन यदि गवर्नमेंट सेक्टर में आप नहीं जा पाते हैं, तो एक हमारी बात मानिएगा, आप अपना स्वयं का एक बिजनेस, जिसको कहते हैं लघु उद्योग, कुछ भी कीजिए, 10,000 से 20,000 से 50,000 से 1 लाख से, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति हो, आप स्वयं स्टार्ट कीजिए। स्टार्टअप आप स्वयं लीजिए और मेहनत से, लगन से उसमें लग जाइए। एक बिजनेस 5 साल आपका समय मांगता है, केवल 5 साल। जिस तरीके से आप यूपीएससी तैयारी करते हैं, वो भी 2 साल 3 साल 4 साल मांगता है, ऐसे एक बिजनेस, चाहे जितने बड़े बिजनेस आप करेंगे, आप 10 करोड़ का बिजनेस आज स्टार्ट करना चाहेंगे, वो भी 5 साल मांगेगा। 5 साल मांगेगा। और 10,000 रुपये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो भी 5 साल मांगेगा। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब वो पढ़ाई किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे 2 साल 3 साल देने के लिए, 4 साल देने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरा बार। लेकिन अब यही चीज़ जब लोग बिजनेस में आते हैं तो इस चीज़ को भूल जाते हैं। एक बार फेलियर मिली तो उनको ये लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। हाँ, वो हटने लगते हैं। घाटा वगैरह होने दीजिए, घाटा 1 बार घाटा, 2 बार घाटा, 3 बार घाटा, ऐसा कुछ नहीं। आदमी कुछ कभी खत्म नहीं होता है, ये चीज़ जान लीजिए। यहाँ पर मेरा एक और प्रश्न है आपसे, ये थोड़ा सा क्रिएटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अभी एक रेवोल्यूशन चल रहा है कि लोग बिजनेस से कम ध्यान देके गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। जैसे एक वैकेंसी निकलती है, अगर 10,000 भी वैकेंसी निकल जाए तो वहाँ पे लाखों बच्चे एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो अगर कुछ ऐसा रेवोल्यूशन आ गया कि लोग गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के यही चीज़ बिजनेस में करने लगे, तो जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं या फिर जो रेलवेज़ हैं वगैरह, तो ये सारी चीज़ें कैसे चल पाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो भी चल पाएंगी। हम आज के डेट में जो आप देख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है, इसका सब 2-3 कारण है। मुख्य कारण तो ओवर पॉपुलेशन है, ठीक तो है ही है। और दूसरा जो चीज़ है, कहीं भीड़ नहीं लगी है।
गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे अब आप बैंक ले लीजिए या आप गवर्नमेंट स्कूल ले लीजिए, कितने स्कूल हैं, कितने बैंक हैं, कितने रेलवे स्टेशन हैं, हमारे पॉपुलेशन के अनुसार कहीं कुछ परसेंट होंगे, ठीक, तो उतने ही तो गवर्नमेंट फिल करेगी। बिल्कुल। जो भीड़ आपकी बात कर रहे हैं कि भीड़ लगी है, एक्चुअली में बात क्या, ओवर पॉपुलेशन है। हमारे पास जैसे कितने आईएएस की जरूरत है, हर साल 300-400 सीट निकलती है, वैकेंसी जाती है आईएएस में। अब लोग फॉर्म भरे जा रहे हैं, होना 300 लोगों की है। अब चूंकि वहाँ 300 लोग जरूरत है ना पूरे भारत में, 500 लोग की जरूरत है ना पूरे भारत में। शायद सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी लास्ट 1-2 साल पहले 900 कुछ आई थी, यूपी पीसीएस में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक। मतलब हजारों वैकेंसी नहीं आ रही है और फॉर्म लाखों पड़ रहे हैं। तो जितना गवर्नमेंट सेक्टर में, जितना गवर्नमेंट ने अपना व्यवस्था बना के रखा है, वो उतना ही तो अपॉइंटमेंट करेगा, शेष कहाँ चले जाए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका एक जो बेरोजगारी है उसका एक मुख्य कारण है ओवर पॉपुलेशन, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि हम सबको ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, क्यों नहीं जाइए। गवर्नमेंट सेक्टर में वही जाते हैं, हमें जो गवर्नमेंट सेक्टर में जा पाए जाते हैं, नहीं जा पाता प्राइवेट सेक्टर में चले आइए, लेकिन समय ना बर्बाद कीजिए। आपको जो भी कुछ करना है मैक्सिमम 3 साल लीजिए आज के डेट में, क्योंकि अब परसेंटेज आयु अभी तक 60 साल चल रहा था, मानो कि अब हमारे हिसाब से और कम हो गया है। आने वाले जनरेशन की परसेंटेज अब 50 साल होगी। अब 50 साल में 30 साल 35 साल अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी में लगा दे रहे हैं तो 15 साल में आप क्या कर पाओगे। आप 30 साल मैक्सिमम हमारे विचार से आप दीजिए। अगर 30 साल तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, सीधे अपने फैमिली से बात कीजिए, जिस लेवल की आपकी इकोनॉमिक कंडीशन हो उसमें आप लग करके और कोई बिजनेस डाल दीजिए। 5 साल यहाँ दे दीजिए, 5 साल में अपने पैर पर आप स्टैंड हो जाएंगे। बिल्कुल, बेसिकली आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। हाँ। आप किसी चीज़ में दबाव में आके या फिर पेरेंट्स के दबाव में आके, हाँ, मतलब एक समय तक दीजिए, ऐसी बात नहीं है कि ना दीजिए, वो भी ज़रूरी है, वो भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर नहीं हो रहा है फिर तो वो समझ जाइए कि आपके लायक नहीं है। देखिए हर यहाँ एक बात है, हर व्यक्ति को अपनी स्थिति मालूम होती है, चाहे वो जानकारी की हो चाहे आर्थिक हो। वो भले तुम्हारे सामने क्या पेश कर रहा है हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन उसकी पावर क्या है उसको मालूम है। हर एक आईएएस तैयारी करने वाले एक बच्चे से बात कीजिए, वो अपनी वास्तविक चीज़ बता देगा कि हम भैया क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं कि ये सेशन बहुत स्क्रिप्टेड है, सर भी जानते हैं, और सवाल ऐसे निकलते जा रहे हैं और जवाब भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आप लोग को लग ही रहा होगा। तो इस सेशन में आगे बढ़ते हुए मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मतलब मैंने जहाँ तक नोटिस किया आपको, मतलब आप पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। तो क्या आपका कभी मन करता है कि पॉलिटिक्स में चला जाए, या फिर ऐसा किसी ने सजेशन दिया हो कि आ जाइए पॉलिटिक्स में, या फिर कि आगे चल के पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, ये तो कोई देख नहीं आया है, ऊपर वाले की इच्छा होगी जो करवाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स मुझे पसंद बहुत है, करनी तो नहीं है, करनी तो नहीं है, लेकिन वो भी हम नहीं कहते हैं, तो बात की बात है। समय परिस्थितियाँ कैसे क्या होती हैं वो सब कराती हैं, मनुष्य कुछ नहीं करता है, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। वो कहा जाए ना कि वो रुतबा, वो गाड़ियों से चलना, वो धमक, वो चमक, लाइक अलग सी फीलिंग आती है। और वो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों के खून में है वो। हाँ, मतलब वो रुतबा चाहिए कुछ उतना की अच्छा है। पॉलिटिक्स में अगर आप जाते हैं या कोई भी व्यक्ति है तो वहाँ भी समाज का सेवा करने का बहुत सुनहरा मौका आपको मिलता है। और किसी भी लक बाय लक या जो भी कह लीजिए, अगर आप एक बार पहुँच गए तो हमारे विचार या सभी लोगों से निवेदन मेरा यही है कि फिर आप जुड़ जाइए पॉलिटिक्स से। और जिस भी विधानसभा में, जिस भी लोकसभा में, जिस भी ग्राम पंचायत में आप जहाँ भी जिस पद पे हों, फिर उससे जुड़ करके कैसे क्या विकास हो सकता है समाज का, देश का, प्रदेश का, फिर आप लग जाइए। और हालांकि मुझे अच्छा लगता है और मुझे कहना यहाँ इस मंच पे कोई मुझे दिक्कत नहीं है। हमारे एक भाई के रूप में मुझे प्रतीक भूषण जी मिल भी गए हैं और अपना प्यार, अपना स्नेह वो मुझे ऐसा दिखाते भी हैं। आज तक हम कभी भी उनसे मिले हैं अगर, तो उन्होंने कभी जिस तरह से लोगों से मिलना चाहिए कैसे क्या है वो अलग बात है, हालांकि बहुत अच्छा मुझे लगा। लेकिन हम जब भी उनसे मिले हैं बाकायदा पर्सनल, जब भी अपने केबिन में, अपने रूम में, तब भी हम गए मिले हैं। उनके जितने सहयोगी गण हैं उनके तरफ से भी मुझे बहुत सम्मान मिला, विधायक जी से भी बहुत सम्मान मिला। जब भी कभी हम उनके साथ बैठते भी हैं तो वो भी मुझे कुछ अच्छा करने के लिए ही प्रेरणा देते रहते हैं। हमने कभी भी विद्यालय में निवेदन किया तो हमारा निवेदन स्वीकार करके विद्यालय में भी आए, अच्छा समय भी दिया। जब भी कभी मिलता हूँ बहुत खुश रहते हैं। क्या कभी उन्होंने नहीं बोला कि आ जाइए पॉलिटिक्स में?
एक बार जब फर्स्ट टाइम हम उनसे जुड़े थे 2022 में, इलेक्शन आने वाला था, तो मुझसे पूछे थे कि पॉलिटिक्स में क्या विचार है। तो हमने कहा भैया आप लोग हैं तो एक परिवार का व्यक्ति पॉलिटिक्स के द्वारा समाज की सेवा कर रहा है, आप और एक आपके परिवार का व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के समाज की सेवा कर रहा है, इसलिए समाज की सेवा आपको भी करना हमें भी करना, दोनों लगे हुए हैं। तो एकदम इच्छा नहीं है, क्योंकि आप है ही हैं तो मेरे मतलब भी क्या है। तो क्या कभी ऐसा है कि आगे चलकर आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो खैर इच्छा तो एकदम नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में आदमी को आनंद मिलना चाहिए। और हम तो सबसे निवेदन करते हैं, सबसे कहते हैं कि आप वो काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले, चाहे वो खाने का कार्य हो, समाज का कार्य हो। अगर आपको नमक रोटी खाने से आनंद मिलता है तो आप ये न दिखाइए कि वो आए हम कैसे खाएं, उन्हीं के सामने बैठ के खाना खाइए, अपनी खुशी ज़रूरत है। तो जैसे मुझे शिक्षा क्षेत्र में रहने में बहुत खुशी मिलती है। मैं सोचता हूँ हमारे बच्चे हमारे ये जब आते हैं कोई बात अपने रखते हैं, जैसे हमारे जो मोटिवेशनल क्लास चलती है, इसमें जब लोग आते हैं अपने मन की बात करते हैं, हम अपने मन की बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं और उस विचार को मान करके आगे बढ़ते हैं, तो जो मुझे अच्छे से खुशी मिलती है ना, वो मैं अलग नहीं ढूंढ पाता हूँ। मेरे घर वाले भी मुझे प्रेशर बनाते कि आप खेती करो, हम कहते नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ खुशी नहीं मिल रही है। खुशी जरूरी तो हम हाँ, जीवन में अगर आप खुश रहते हैं, खुशी बहुत ज़रूरी है। खुशी वो टॉनिक मैं आपको बता दूं, वो मेडिसिन है कि यदि आपको कैंसर है और डॉक्टर बता दे कि 1 महीने के मेहमान और हैं, और 1 महीने के लिए 24 घंटे के लिए आपके साथ ऐसे ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जाए जो आपको निगेटिविटी से बहुत दूर रखें, पॉजिटिव थॉट रखते रहें, खूब खुश रखें, तो चाहे 1 ही दिन बढ़ जाएगा लाइफ डॉक्टर के बताने अनुसार, लेकिन आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। पॉजिटिविटी जरूरी है, खुशी जरूरी है अपने लिए। ये खुशी में ताकत होती है। कितना भी व्यक्ति परेशान क्यों ना हो, अगर वो अच्छे लोगों के साथ बैठा है तो उसको महसूस नहीं होता कि हम दुखी हैं। इसलिए वो कार्य कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले। हम तो ये कार्य करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं एक चीज़ जीवन में ज़रूर चाहता हूँ, और ये समाज से भी चाहता हूँ, खुद भी हालांकि प्रयास करता हूँ कि मैं भी इन राजनेताओं के जैसा रुतबा जो कह लीजिए, मेरा घमंड नहीं है, एक निवेदन है, एक आत्म इच्छा है कि मैं भी अच्छी गाड़ियों से चलूं, 2-4 गाड़ियों से चलूं, मेरे साथ भी गार्ड रहें, मेरे साथ भी मेरे हित मित्र रहें, और जहाँ जाऊँ थोड़ा रुतबे के साथ जाऊँ। ये एक मन की इच्छा आपके सामने रख रहा हूँ, और ये गलत भी हो सकता है। इसे एक और प्रश्न का उत्तर सर ने दे दिया। मतलब मैं पूछने वाला था कि सर आपका एम क्या है, लेकिन आपको तो मिलेगा होगा। तो क्या इसको छोड़ के कुछ और एम है आपका? नहीं, एम तो हासिल करना चाहते हैं अभी आप? नहीं, हमारा तो एम मुख्य यही है अभी जो हमने बना के रखा है। आगे देश काल परिस्थितियाँ मुझे कहाँ ले जा रही हैं कुछ पता नहीं है। अभी तक हमने एक ही चीज़ बनाया है कि मैं विद्यालय चलाऊँगा, विद्यालय के माध्यम से ज्ञान दान दूँगा, प्लस अपने इस मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से, यूट्यूब जो चैनल मेरा चलता है, इसके साथ साथ सेमिनार के माध्यम से हम किस प्रकार से अभी तक के जीवन में जो 30-32 साल के मैं हो चुका हूँ, जो कठिनाइयों का सामना, जो कांटे में मेरे जीवन में मुझे चुभे हैं, मैं उस सब कांटों से मैं अपने बच्चों को अवेयर कराना चाहता हूँ। और ये सोचता हूँ कि किस प्रकार से हम ये जो नई पीढ़ी है इसको इनके उद्देश्य तक कैसे पहुंचा पाऊं। जैसे आपने अभी एक बात बताई कि मुझे जो कांटे चुभे हैं, मैं उनसे बच्चों को अवेयर कराना चाहता हूं। तो कोई जीवन का ऐसा 2 पहलू बता सकते हैं, या फिर जीवन की ऐसी 2 घटनाएं जहां पे आपको लगा हो कि मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका हूं? 2 घटनाएं केवल? हाँ, होती है। 2 कंडीशन होती है कि सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा ये आती है। हालांकि हमारे जीवन में तो बहुत संघर्ष रहा है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ रही हैं, सबके लिए रहता है। कभी मौका मिलेगा तब भी बताएंगे। लेकिन अभी आपने जो 2 पॉइंट रखा, होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं 8th तक पढ़ा था और बहुत कंडीशन ख़राब थी। ये हुआ कि अब आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर हमारे एक मामा जी हैं जो दरोगा जी थे, श्री जयप्रकाश नारायण मिश्रा जी, उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उनके लड़के श्री भोलानाथ मिश्रा उर्फ पिंटू भैया घर का नाम है। मैं आपको बताऊं कि वो मसाला खाते थे। मसाला समझ रहे हो ना, गुटखा जो होता है। तो उनकी एक बैड हैबिट थी, यही कि उनकी एक बैड हैबिट थी और सारी उनकी गुड हैबिट थी। तो आए हमने कहा कि ऐसी कंडीशन, अब हम जा रहे हैं दिल्ली कमाने।
अच्छा। मतलब 8th के पास हमारे गांव के लोग दिल्ली कमाए, उनके चले जाए दिल्ली कमाए, क्योंकि घर की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो चूँकि अब पढ़ पाएंगे नहीं, तो 9th से पढ़ना था। स्कूल वहाँ सरकारी स्कूल वहाँ नहीं था। फिर वहाँ से केबी इंटर कॉलेज करीब 10 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ एक प्राइवेट स्कूल खुला था श्री नन्हेलाल मिश्रा जी का, और उसे में ये वहीं पढ़े। तो वहाँ प्राइवेट फीस देने की कंडीशन थी नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ तुम, मेरा घर का नाम बबलू ऐसे है, कहीं जाओ तुम बबलू पढ़ लो, और नहीं से ही हम दिन में 2 मसाला नहीं खाएंगे। कहा दिन में 2 मसाला नहीं खाएंगे, तुम्हारी फीस 2 मसाले के पैसे से निकल जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। हाई स्कूल तक मैं उन्हीं के घर में रह के पढ़ा हूँ, और वहीं से आगे पढ़ने की जो शिक्षा मेरी चली है, मेन बेस मेरा वहीं तैयार हुआ। क्योंकि उनके घर में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली कि उनका पूरा परिवार एजुकेशन में ही लगा था। मेरे मामा जी दरोगा होने के बावजूद उन्होंने ना बहुत ज़मीन खरीदी, ना बहुत प्रॉपर्टीज बनाई। उन्होंने टोटल पैसा जो कमाते थे वो बच्चों के एजुकेशन पे लगा दिया। आवाज़ आपको बताऊं, उनका एक लड़का एयरफोर्स में है, क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से पढ़ा है। उनका एक लड़का हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। उनकी लड़की पीसीएस निकाल चुकी है। वो प्राइवेट जब तक वो नहीं मिला था, मतलब उधर नौकरी ट्रेनिंग के दौरान, इसके पहले उसका नाम इसमें 69,000 वैकेंसी है, तो उसमें भी हो गया था। उसका पीसीएस प्री भी निकल चुका, श्रेष्ठा मिश्रा नाम है। मेंस भी निकला, वो आईएएस के मेंस तक गई है लड़की। और एजुकेशन पे उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। उनके बच्चों ने रिस्पांस भी अच्छा दिया। अब आज पूरी फैमिली उनकी वेल एजुकेटेड है। तो एजुकेशन का बेस मेरा वहीं से तैयार हुआ, और उसके बाद फिर वहीं से हमारा पढ़ने का एक प्लेटफार्म मुझे मिला। और वहीं से 9th 10th 11th 12th फिर BA MA MA BEd टेट सुपर टेट से जो भी हुआ चलता रहा। तो एक तो ये चीज़ें हुआ, लेकिन 8th के बाद ये लगा था कि अब सब खत्म है, अब मुझे दिल्ली जाना है, जो नौकरी मिलेगी वो किया जाएगा। एक वो कंडीशन आई, और एक कंडीशन हमारे जीवन में और ऐसे आई कि जब पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते हम जब विद्यालय में बैठे तो ये हुआ कि अब केवल विद्यालय चलाना है, कुछ मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। देखिए, आदमी 2 चीज़ के लिए पढ़ता है, एक नौकरी के लिए या डिग्री के लिए पढ़ता है, और एक नॉलेज के लिए पढ़ता है। पढ़ाई 2 प्रकार की होती है। तो उस समय जो मेरी पढ़ाई चल रही थी वो नौकरी के लिए भी चल रही थी और डिग्री के लिए भी चल रही थी, क्योंकि उसकी दोनों ज़रूरत थी। तो वो पढ़ाई मेरी शून्य चल रही थी। मैं आपको बताऊं कि अवध सीरीज से ही मैं पढ़ करके पेपर दिया हूं। इतनी इच्छा होने के बावजूद कि मैं LBS में नाम लिखाया था, ईश्वर की कृपा थी, LBS में मेरा एडमिशन भी हो गया, लेकिन मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाया। लगा कि मेरी पढ़ाई मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। और उसके बाद हम लगे रह गए, घर पे पढ़ते थे, दिन भर स्कूल चलाते थे, शाम को ट्यूशन पढ़ाते थे, उसके बाद पाठक जी के साथ रहते थे। उसके बाद मैं आवाज सीरीज या फिर टेक्स्ट बुक खरीद के घर पे पढ़ता था, और कभी मैं क्लास नहीं ले पाया। बीच बीच में जब कभी छुट्टियाँ होती थी तो आके क्लास, जब से प्रैक्टिकल चलने तब आके प्रैक्टिकल देता था, लेकिन रेगुलर मेरी पढ़ाई नहीं चल पाई। उस समय मुझे सबसे बड़ी जीवन में सबसे बड़ा दुख हुआ था, तो ये हुआ था कि मेरी शिक्षा मुझसे दूर जा रही है। आज के जीवन में अगर हमें सबसे बड़ा मतलब दुख मुझे प्राप्त हुआ है, तो उस समय हुआ था कि इस क्षेत्र में जाने के बाद मेरी शिक्षा मेरे जीवन से चली जा रही है। हालांकि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर बोल दे रहा हूं कि 2 चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। अगर 2 चीज़ें आप अपने पास सुरक्षित रख लिए ना, जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे। 2 चीज़ें कौन सी? पहला है पैसा और दूसरा सेक्स। पैसा और सेक्स के ऊपर आज के डेट में 95% लोग खर्च कर रहे हैं अपना एनर्जी। इससे ज़्यादा होगा अगर परसेंट निकालोगे। पैसा और सेक्स के ऊपर 95% एनर्जी न्यू जनरेशन लॉस कर रही है। वो ये भूल रही है कि यदि पैसा जेब में हो, सेक्स शरीर के अंदर हो, तो जिंदगी की सारी खुशियां, सारे उद्देश्य आप चुटकियों में हासिल कर सकते हो। हम इस दोनों को खर्च करने में लगे हैं। हमारी नई जनरेशन दोनों को प्यार से खर्च कर रही है। उनकी कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है कि पैसा कहाँ खर्च करना है।
चलिए, बहुत अच्छे तरीके से चला ये सेशन। होपफुली आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, और वो जो सवाल जवाब हुए थोड़े कांटे वाले, तो होपफुली आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर इसका पार्ट 2 आप लोग को चाहिए तो कमेंट में कीजिए। प्लस आप लोग के मन में कोई सवाल है तो ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी पूछ सकते हैं, हाँ। कमेंट करके आप पूछिए, आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पार्ट 2 भी आएगा अगर आप लोग चाहते हैं, और आप लोग अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, वो पार्ट 2 में सर से पूछ ले जाएंगे। तो आप लोग तीखे तीखे सवाल भेजिए, हम पूछते हैं सर से। बस चलते चलते एक बात जरूर कहेंगे कि ज़िंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, उसी के साथ बैठिए जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी हो। क्योंकि हम कहा करते हैं, विज्ञान भी आप लोग पढ़े होंगे, कि उच्च तापमान हमेशा निम्न तापमान की तरफ बढ़ता है, हायर टू लो। इसलिए अगर आप अच्छे ऊर्जावान व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी। अगर आप निम्न ऊर्जावान व्यक्ति के साथ बैठेंगे, नेगेटिव व्यक्ति के साथ बैठेंगे, तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो ऊर्जा है, वो स्वयं खींच लेगा। तो आप जो करना चाहते हो नहीं कर पाएंगे। दोस्त एक बनाओ, अच्छा बनाओ, खाना कम खाओ, स्वादिष्ट खाओ, काम एक करो, शुद्ध करो, विषय कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। जय हिंद, जय भारत। चलिए करते हैं इस सेशन को एंड। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक। और अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताइए, और अपने सवालों को कमेंट करके बताइए, हम सर से पूछते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।